Good morning, friends. Welcome you all in online classes by Rajesh Kumar Upadhyay, PGT Biology, Kendriya Vidyalaya Mandsaur. We are taking today. We are taking second part of chapter number 7, evolution. Yesterday we already discussed about the definition of evolution. What is the evolution? We can recapitulate this. Evolution is a long and continuous process which never ends, never stops, and this is we can say related to the changing of gradual changes in a species, so that this species could be changed into a new species after thousands of years. And now this new species will also maintain continuous evolution, so that in future it will be changed into another new species. So यहाँ हम evolution के बारे में बात कर चुके थे, और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था. ठीक है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हमने थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरीज ऑफ पेंसपर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी के बारे में हमने बात की थी. स्पेशल क्रिएशन में डिफरेंट मैथोलॉजीज़ जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से बात करती है. हिंदू मैथोलॉजी, क्रिश्चियन मैथोलॉजी, और अलग अलग मैथोलॉजी में अलग अलग गॉड्स को बताया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से अर्थ के ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने इवॉल्व किया. थ्योरीज ऑफ पेंसपर्मिया कहती है कि किसी अदर प्लेनेट से जो है वो लाइफ के स्पोर्स धरती के ऊपर आ गए, गिर गए, और धरती के ऊपर लाइफ स्टार्ट हो गई. स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि अचानक से लाइफ यहाँ पर ओरिजिनेट हो गई. मैं कल उन साइंटिस्ट का नाम भूल गया था. वॉन हेलमोंट कहते हैं कि एक पसीने से भीगी हुई कमीज को यदि गेहूं के कचरे के साथ में रख दिया जाए कुछ दिनों तक, बस को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो कुछ दिनों बाद चूहे निकल आते हैं. उनके एक्सपेरिमेंट में वो चूहे निकल के आ गए थे. अब अगर हम ऐसा करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा. सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन इस तरीके का होता है. और हम थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में भी बात कर चुके हैं. वॉन हेलमोंट की थ्योरी है ये, जिसको मिलर और यूरे ने this is Oparin and Haldane concept theory of chemical evolution, and which was proven by Miller and Urey's experiment. तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बात कर चुके हैं. और यहाँ पर लुई पास्चर ने इस बात का खंडन किया था कि कभी भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग नहीं बन सकता है. ठीक है, लुई पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्रेन नेक शेप एक फ्लास्क लिया था, और उसमें उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम को वहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम रखा, उसको बॉईल किया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ से किल कर दिया. फिर उन्होंने क्रेन की जो नेक का शेप में एक टेस्ट ट्यूब वहाँ पर उन्होंने लगा दी. उसको दो कंडीशन में रखा, क्लोज कंडीशन में, ओपन कंडीशन में. तो क्लोज कंडीशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं हुआ, ओपन कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए. प्रूव कर दिया उन्होंने कि जहाँ पर लिविंग से ही लिविंग बनता है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग नहीं बन सकता. ठीक है, फिर ओपेरिन हार्लेन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ के बारे में बात की थी, किस तरीके की प्रिमिटिव अर्थ थी, वहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स अवेलेबल थे. ठीक है, और किस तरीके से केमिकल वहाँ पर मैकेनिज़म्स चली, रिएक्शंस चली, और स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बने, और लार्ज मॉलिक्यूल से फिर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने. और उसी को मिलर एंड यूरेन्स ने इस अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया. ठीक है, कि कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ. यहाँ पर उन्होंने ये एक प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए उन्होंने एक एपरेटस तैयार किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बॉइलिंग वाटर लिया, और साथ में ये वैक्यूम पंप, जिससे कि इसके अंदर जो प्रीवियसली प्रेजेंट एयर थी उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया. उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लिए फॉर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए. प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पार्किंग के लिए उन्होंने यहाँ पर किया. एंड दीज आर द प्रीवियसली गैसेस अवेलेबल इन प्रिमिटिव अर्थ. दीज आर द मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड
हाइड्रोजन, इनमें यहाँ पर इस हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग जब हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो रिएक्शंस हुई, और रिएक्शन के साथ में यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर के थ्रू जब ये केमिकल्स वाटर वेपर के साथ में, वाटर ड्रॉपलेट के साथ में कूल हुए, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ बीन फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने ओपेरिन एंड हल्दीन कंसेप्ट को सही साबित कर दिया। मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट वाज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज इस कैप्चुलेशन के बाद में हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इतने टाइम पहले ये फर्स्ट लाइफ यहाँ पर आ गई थी। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस वाले। ठीक है, जिसमें अपन वायरोइड्स कह सकते हैं, वायरसेस कह सकते हैं, प्लांट वायरसेस कह सकते हैं, एनिमल वायरसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक की बात है ये। द फर्स्ट यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट हैव अपीयर्ड अबाउट लेस देन 2 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट यूनिसेलुलर का मतलब जब हम सबसे पहली लिविंग फॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं, सो दीज आर द प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में भी सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा इज द फर्स्ट वी कैन से फर्स्ट प्रोकैरियोटिक फॉर्म विच वाज appeared about less than 2 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर आप कहेंगे कि कैसे आ गया, ये कैसे बन गया माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बनने में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखिए हमने केमिकल ओरिजिन तो देखा था, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया था, लिपिड का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, लिपिड का फॉर्मेशन हो गया था, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया था, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया था, यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन भी हो गया था। ठीक है, जब हम वायरोइड से वायरस से उसके पहले भी प्रियॉन्स प्रोटीन का कलेक्शन, प्रियॉन्स, वायरोइड्स, ओनली नेकेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वायरोइड्स। उसके बाद में वायरसेस, यानी कि प्लांट वायरसेस के बारे में बात करें तो आरएनए विथ प्रोटीन। फिर हम एनिमल वायरस के बारे में बात करें तो डीएनए विथ प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए लास्ट मतलब सबसे क्या बोलना चाहिए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल था, वो डेवलप हुआ। ठीक है, डीएनए, तो जो डीएनए था, मान लिया जाइए डीएनए, अब यहाँ पर प्रोटीन्स भी बन गया था, उस हॉट वाटर सूप में प्रोटीन भी बन गया था, लिपिड भी बन गया था, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन ने इसको कवर्ड कर लिया। तो अब ये जब हम देखेंगे, जब माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन्स दिखेगी, अंदर उसका डीएनए दिखाई देगा, राइबोसोम्स दिखाई देंगे, 70s के राइबोसोम दिखाई देंगे। तो राइबोसोम क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन, यानी कि जो हमारा प्लांट वायरस था वो प्लांट वायरस इस तरीके से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैप्चर हो गया। तो यहाँ पर आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। दिस इज द फर्स्ट सेल विच वाज इवॉल्व्ड नॉट मोर देन 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो बस यहीं से लाइफ की शुरुआत हुई, ऐसा मान सकते हैं आप, यहीं से लाइफ की शुरुआत हुई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना। ऑल लाइफ फॉर्म्स हैव अपीयर्ड इन वाटर बॉडीज। डेफिनेटली वाटर बॉडी में ही हुआ था, क्योंकि वहीं पर केमिकल रिएक्शंस चल रहा था, वहीं पर केमिकल ओरिजिन चल रहा था, वहीं पर हमारे कार्बन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर लगातार उसमें रिएक्शन हो रहे थे, जिससे लिपिड्स बने, ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड बना, जिससे अमाइनो एसिड्स बने, प्रोटीन्स बने, न्यूक्लियोसाइड्स बने, न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लिक एसिड्स बने, डीएनए बने, आरएनए बने, और वहीं से लाइफ की शुरुआत हुई। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बाद द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और उसके बाद में कंप्लीट लिविंग। ठीक है, once formed this single cell must have evolved into diverse complex organisms of today। तो जिसके बाद में जब ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन के बाद में लगातार उसमें चेंजेस होते रहे उन लिविंग फॉर्म्स में, और उसके बाद में इवोल्यूशन की प्रोसेस चलती रही। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, उसके बाद में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उसके बाद में मल्टीसेलुलर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से डेवलपमेंट होता गया। आपने पिछले साल
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले मोनेरा आए, फिर प्रोटिस्टा आए, फिर फंगी आए, फिर प्लांटी आए, फिर एनिमेलिया आया। ठीक है, आप मोनेरा में भी देखेंगे तो ऑटोट्रॉपिक मोनेरेंस भी देखेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोनेरेंस भी दिखेंगे, सेप्रोफिटिक मोनेरेंस भी दिखेंगे। आप प्रोटिस्टा में जाएंगे तो प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक दिखेंगे, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक भी दिखेंगे। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉपिक थे, जो ऑटोट्रॉपिक मोनेरा थे, तो वो ऑटोट्रॉपिक मोनेरा जो थे वो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा की लाइन बने, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा जो थे वो प्लांटी की लाइन बन गए। ठीक है, और उसके बाद में प्लांटी ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, मोनेरा की बात करें, फिर मोनेरा में जो हेटरोट्रॉपिक थे, हेटरोट्रॉपिक मोनेरा जो थे वो हेटरोट्रॉपिक प्रोटिस्टा की लाइन बने। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक प्रोटिस्टा जो थे वो एनिमेलिया की लाइन बने। एनिमेलिया में कौन? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्के हेलमिन्थिस, जिसके बाद में मोलस्का, मोलस्का के बाद में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, दिस इज व्हाट। इसके बाद में सेप्रोफाइटिक के बारे में बात करें, सेप्रोफिटिक मोनेरेंस के बारे में बात करें तो वो फंगी की लाइन बने। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा की की लाइन बने, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा की लाइन बने, और उसके बाद में सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा से वो फंगी की लाइन बन गए। ठीक है, फंगी में सबसे सिंपलेस्ट फंगी हम देख सकते हैं माइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद हम देख सकते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So evidences from paleontology, there are so many, we are going to discuss evidences of evolution, evidences of evolution. So first one is the evidence from the paleontology. हम fossils के basis पे कुछ evidence प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। evidences from embryology, डिफरेंट एम्ब्रियोज की स्टडी करेंगे, डिफरेंट स्पेशीज़ की, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी, एनाटॉमिकल और मार्फोलॉजिकल फीचर्स की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और बताएंगे कि कौन प्रिमिटिव है और कौन एडवांस है और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एंड बायोजियोग्राफी के बेसिस पे। सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स बाय विच वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे हम जो डिफरेंट फॉसिल्स होते हैं उन फॉसिल्स की जो लाइफ होती है उस लाइफ उनकी लाइफ को फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच ओल्ड दिस फॉसिल वाज। ठीक है, ये कितना पुराना फॉसिल है, और उस फॉसिल से जो अदर फॉसिल्स होते हैं उनके साथ उनकी लाइफ टाइम जब वो बने थे उसका कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, और उन डिफरेंट फॉसिल्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को तैयार किया जाता है। सो फॉसिल फाउंड इन द रॉक सपोर्ट फाउंड इन रॉक, दे सपोर्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट, जो डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स होती है ओशन में और अर्थ के यहाँ पर, ये क्या सपोर्ट करती है? द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड। तो उस फॉसिल की जो लाइफ टाइम को उसके कितना ओल्ड है ये हम पता कर लेते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि वो कितना साल पुराना वो फॉसिल है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो था वो ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराने, कितने समय पहले वो एग्जिस्ट करता था इस अर्थ के ऊपर। जैसे कि डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिले तो हमें ये मालूम चला कि डायनासोर्स वाज देयर इन पैलियोजोइक एरा। कौन से एरा में थे? वो पैलियोजोइक एरा में थे। और पैलियोजोइक एरा कितना साल पुराना है तो वो एक डेफिनेट टाइम हमें मालूम चल जाता है कि एट दैट टाइम देयर वाज दिस टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज वाज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, द लाइफ फॉर्म्स वेरिड over time and certain life forms are restricted to certain geographical
टाइम स्पान, बिल्कुल इसी के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो अब जब वहाँ हम सेडिमेंट्री लेयर्स में जो फॉसिल्स की सर्च करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि भाई ए फॉसिल जो है ये इतना साल पुराना है, मान लिया जाए 10 साल पुराना है। बी फॉसिल जो है सॉरी ए 100 साल पुराना है, बी जो है वो 50 साल पुराना है। तो इसका मतलब ये कि जो है ए जो है वो प्रिमिटिव लाइफ को बताता है, बी इस ए के कंपैरेटिवली एडवांस लाइफ को बताता है, और फिर हमें और मान लिया जाए 30 साल पुराना मिला। तो दिस इज़ द वी कैन से लाइन ऑफ ओरिजिन, कि इस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ। तो हम ए और बी और सी में जो रिलेशन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके के चेंजेस यहाँ पर इतने साल के बाद में किसी भी ऑर्गन में या सिस्टम में या उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में किस तरीके के चेंजेस आए थे। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल बेसिस पे हम बहुत सारे एविडेंसेस प्रस्तुत कर सकते हैं जो ये बताएंगे कि इस धरती के ऊपर इवोल्यूशन हुआ है। 10th क्लास में आपने इस ऑर्गेनिज्म, इस एनिमल के बारे में नाम सुना होगा। दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, दिस इज द वी कैन से this is the fossil which shows the connecting link between we can say reptiles and aves, reptiles और एवीज के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एवीज। मीन्स जब हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं या हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हम बताते हैं कि जो क्लास रेप्टिलिया है, क्लास रेप्टिलिया इज़ प्रिमिटिव देन क्लास एवीज। रेप्टिलिया के बाद एवीज का फॉर्मेशन हुआ है। आप जानते हैं कि रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एवीज में 4 चैम्बर हार्ट होता है। इस तरीके से आप इसको एवीज को एडवांस क्लास मान सकते हैं, रेप्टिलिया को जो है वो प्रिमिटिव क्लास मान सकते हैं, प्रिमिटिव क्लास ऑफ वी कैन से कॉर्डेटा। तो जब रेप्टिलिया से एवीज का इवोल्यूशन हुआ था, तो उस समय इन दोनों के बीच में जब रेप्टिलिया में ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे थे और वो धीरे धीरे एवीज में कन्वर्ट हो रहे थे, एट दैट टाइम वन कनेक्टिंग लिंक एनिमल वाज इवॉल्व्ड एंड दैट इज़ द आर्कियोप्टेरिक्स। वो आर्कियोप्टेरिक्स है। इस आर्कियोप्टेरिक्स को जब आप देखेंगे तो आपको ये रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स भी दिखाएगा, आपको ये एवीज वाले कैरेक्टर भी दिखाएगा। इसकी जो बीक है, प्रेजेंस ऑफ बीक, अब चोंच का होना तो किसका कैरेक्टर है? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एवीज, ये एवीज का कैरेक्टर है। लेकिन इसके अंदर टूथ है ना, प्रेजेंस ऑफ टीथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ टीथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। तो ये यहाँ पर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि प्रेजेंस ऑफ बीक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवीज एंड प्रेजेंस ऑफ टीथ इनसाइड द बीक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया। इसके बाद में बात करें क्लॉज के बारे में बात करें, है ना, क्लोज के बारे में बात करें तो क्लोज क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में होते हैं, एवीज में ये पंजे नहीं होते हैं, पंजे नहीं होते हैं, यानी कि 4 लिम्स जो होते हैं वो आपको वहाँ 4 लिम्स बेसिकली दिस विंग्स आर आल्सो वी कैन से मॉडिफाइड ऑफ द 4 लिम्स। लेकिन ये पंजे जिसको हम बोलते हैं ये आपको एवीज में मिलेंगे, रेप्टाइल्स में मिलेंगे, एवीज में नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये पंजे हैं और पंजे के साथ में विंग्स भी हैं। तो विंग्स इज द प्रेजेंस ऑफ विंग्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवीज एंड प्रेजेंस ऑफ क्लॉज इन द विंग्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया। तो ये यहाँ पर ये भी एक कनेक्टिंग लिंक बताता है, दोनों के कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। फीदर्स, यहाँ फीदर्स की प्रेजेंस है जो कि एवीज को बताता है, और क्लॉज की प्रेजेंस है वो किसको बताता है? रेप्टिलिया को बताता है। अब उसके बाद में हम बात करें लॉन्ग टेल विथ मैनी वर्टिब्री। यहाँ पर हम बात करें ये जो टेल है वो टेल और बहुत सारे वर्टिब्रीज हैं इसके अंदर, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है? ये रेप्टाइल कैरेक्टर्स को बताता है। एवीज में ये नहीं होता है। सो और इसके जो और स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करें तो स्केलेटन सिस्टम ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इज़ वेरी डेंस एज कम्पेयर टू द स्केलेटन सिस्टम ऑफ बर्ड्स। बर्ड का जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, पोरस होती है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। तो
This is what the paleontological evidence of evolution of aves. Aves are evolved from the reptilia, and this we can say this evidence was given by can be given by this particular fossil, that is the Archaeopteryx. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। टू स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज अमंग द एम्ब्रियो ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर एज फॉलो। दो सिमिलरिटी, बड़ी सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो डेवलप्ड रो ऑफ गिल स्लिट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो में रो ऑफ गिल स्लिट्स डेवलप होती है एट द टाइम ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, बट दे आर फंक्शन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल किस में मिलेंगे आपको? फिश में मिलेंगे, ओनली इन फिश, यानी कि ये पाइसेस में मिलेंगे, एम्फीबियंस में नहीं मिलेंगे, रेप्टाइल्स में नहीं मिलेंगे, एवीज में नहीं मिलेंगे और मैमल्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिशेस में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये क्या है कि चाहे पाइसेस के बारे में बात करें, एम्फीबियंस के बारे में बात करें, रेप्टाइलियंस के बारे में बात करें, एवीज के बारे में बात करें, मेमेलिया के बारे में बात करें, उनके अर्ली एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में रॉ गिल स्लिट्स बनते थे, बट that later except Pisces they are replaced by lungs, and in Pisces they remain as it is as a gill. So this is the similarity, this is we can say embryological evidence that all these 5 classes they are originated, evolved by the same ancestor. That is why their initial developing characters are quite similar with each other. ठीक है, सेकेंड बात करें, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो होते हैं उनमें सब में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, बिल्कुल होती है, आप जानते ही हैं। नोटोकॉर्ड होने के कारण ही तो उनको कॉर्डेटा कहा हमने, क्या कहा? कॉर्डेटा। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये इस थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी को अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया और इन्होंने क्या कहा? इट स्टेट दैट ऑन्टो रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन बोलेंगे ऑन्टोजेनी। डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलेंगे ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि फाइलोजेनी को वो रिकैपिचुलेट करता है, वो बताता है कि they are derived from, they are evolved from the same ancestor। ठीक है, इस ये जो पहले बात हमने की थी, इसी बात को बायोजेनेटिक लॉ रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहती है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्ली डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑन्टोजेनी, विच रिकैपिचुलेट, जो रिकैप, जैसे मैंने कल के पार्ट को आपको आज फिर पढ़ाया था, तो दैट इज व्हाट रिकैपिचुलेशन। तो रिकैपिचुलेट देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिकैपिचुलेट करती है, बताती है कि दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। और इस पर्टिकुलर वर्ड पे ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी जरूर याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल का नाम याद रखिएगा और इसका मीनिंग याद रखिएगा ये, और फिर यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात करें। होमोलोगस ऑर्गन सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट इन अपीयर एंड फंक्शंस। बिल्कुल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट अ कॉमन एंसेस्ट्री। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो होमोलोगस ऑर्गन है वो ये शो करते हैं कि दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। एग्जाम्पल से 4 लिम्स ऑफ वेल के 4 लिम्स,
4 limbs of bat, 4 limbs of cheetah, 4 limbs of human beings, thorn of bougainvillea, ये प्लांट्स के लिए, thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita, these are the plant example, ठीक है। प्लांट के होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल, इनको अलग लिख लीजिएगा। और एनिमल के 4 limbs ऑफ वेल, वेल के 4 limbs, जो उसके 4 limbs है, जनरली विंग्स की तरह काम करते हैं। 4 limbs ऑफ बेट, बेट के जो 4 limbs होते हैं फ्लाई करने के लिए काम करेंगे, यहाँ पर ये स्विमिंग का काम करेंगे। ये बेट के 4 limbs है, फ्लाइंग का काम करेंगे। 4 limbs ऑफ चीता, दौड़ने का काम करेंगे। 4 limbs ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये किसी भी चीज़ को कैप्चर, पकड़ने का काम करेगा, ग्रास्पिंग का काम करेंगे, ठीक है। और काम सब अलग अलग करेंगे, लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इनका स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, ये सभी का स्केलेटन देखेंगे, तो सभी में सेम तरीके की बोन्स दिखाई देगी। ह्यूमरस दिखाई देगी ऊपर की तरफ, ह्यूमरस शोल्डर से लगी हुई ह्यूमरस, उसके बाद में रेडियो अल्ना के नीचे रिस्ट में कार्पेलिया, उसके बाद में पाम में मेटाकार्पेलिया, और उसके बाद में फेलेंजस। All these bones are common in all these 4 limbs of whale, 4 limbs of bat, 4 limbs of cheetah and 4 limbs of human. Okay, even नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट द बोन्स आर all bones types are very common, very similar. एज सिमिलर थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया के जो कांटे हैं, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा, कुकरबिटा के जो टेंड्रिल्स है, दे ऑल आर दिस बोथ स्ट्रक्चर आर द मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स। मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, दे आर द मॉडिफिकेशन इन स्टेम। एक्सिलरी बर्ड जो होता है उसी का मॉडिफिकेशन है। बट थॉर्न ऑफ बोगनविलिया क्या करता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, वो स्टेम को जो ग्राजिंग एनिमल्स होते हैं उनके खाने से बचाता है, तो उसका काम दूसरा हो गया। और टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा, कुकरबिटा के जो टेंड्रिल्स होते हैं वो इस कुकरबिटा प्लांट के इरेक्ट सिस्टम को डेवलप करते हैं। इसमें जाइलम की कमी होती है, इसलिए ये अपना इरेक्ट सिस्टम डेवलप नहीं कर पाता है, इसलिए ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये सबस्ट्रेटम से पकड़ लेते हैं और इस कुकरबिटा की जो बेल होती है उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो देयर फंक्शन इज डिफरेंट बट देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंस इन इट इंडिकेट्स बोथ अ कॉमन एंसेस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब एक ही ग्रुप के एनिमल लेकिन उनके ऑर्गन्स जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये बात करें, ये वेल के बारे में बात करें, बेट के बारे में बात करें, चीता के बारे में बात करें, ठीक है, ये सब कॉर्डेट्स हैं। ये सब क्या है, कॉर्डेट्स है, यानी कि एक ही ग्रुप के हैं। और इनके ऑर्गन्स जो हैं वो एक का ऑर्गन स्विमिंग का काम करता है, तो दूसरा जो 4 लिम्ब है वो फ्लाइंग का काम करता है, तो तीसरा जो है वो रनिंग का काम करता है, तो चौथे का जो है वो ग्रास्पिंग का काम करता है। तो एक जगह से आपको जो रेडिएट करने वाली, डाइवर्ज करने वाली रेज मिलेगी, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में भी आएगा, इसलिए यहाँ पर इसको याद रखना ज़रूरी है। So this is the diagram of our NCERT for explanation of homologous organ. So this is the 4 limb of man, 4 limb of cheetah, 4 limb of whale and 4 limb of bat. Their anatomical structure is quite similar, but they perform different function, so that these are the homologous organs. As similar, the thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita are the modified axillary buds, and they also perform different functions, but their structure is similar. They are the same modification axillary bud. So these are the also examples of plant homologous organs. Okay, so next one is the molecular homology. Molecular homology से इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक बेसिक मॉलिक्यूल पर ये लेके चले कि जैसे डीएनए, तो डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में, सब में वो डबल स्टैंडर्ड होता है और रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है। चाहे हम मोनेरा की बात करें, चाहे प्रोटिस्टा की बात करें, प्लांटी की बात करें, एनिमिलिया की बात करें, फंगी की बात करें, तो सब में डीएनए होता है, सब में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, सब में वाटसन एंड क्रिक मॉडल जैसे सब में, सबके लिए
एक्सप्लेनेटरी है, वो सबको एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। और सभी में डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन्स बनाता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। दिस इज़ व्हाट मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में हम सभी चाहे इन्हीं सभी ग्रुप के बारे में बात कर ले, प्रोटिस्टा, मोनिरा, प्लांटी, एनिमेलिया, तो इन सब में भाई सेल है तो सेल इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। सभी में ग्लाइकोलिसिस चलता है, रेस्पिरेशन सभी में होता है तो ग्लाइकोलिसिस चलता है। प्रोकैरियोट्स को छोड़ दे तो सभी यूकैरियोट्स में क्रेब साइकिल्स भी चलता है, ठीक है। तो ऑल दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो उनके हैं, जो मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट्स हैं, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, जो लिपोप्रोटीन है, जो फास्फोलिपिड्स हैं, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म में सब में कॉमन होते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर होमोलॉजी को बताता है, ठीक है। चलें एनालोगस ऑर्गन को भी डिस्कस कर लेते हैं। होमोलोगस का अपोजिट एनालोगस ऑर्गन सिमिलर इन अपीयरेंस में बिल्कुल सेम है, बट फंक्शन इज डिफरेंट, फंक्शन अलग अलग है। सम सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। मतलब सीधी सी बात यह कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन है वो सेम है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड दोज ऑफ मेमेलिया, दोनों की आंखें जो होती है, मैमल्स की आंखें या ऑक्टोपस की आंखें, दोनों देखने का काम करती है, बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिसिमिलरिटी है। ऑक्टोपस की जो आंखें हैं ये वी कैन से ये नॉन कॉर्डेटा है, तो डेफिनेटली इनकी आंखें अलग तरीके का स्ट्रक्चर होगा, मेमेलिया की आंखें अलग होगी। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई की जो विंग्स है वो भी फ्लाइंग का काम करती है, और विंग्स ऑफ बर्ड वो भी फ्लाइंग का काम करते हैं, लेकिन दोनों के विंग्स में काफ़ी डिफरेंस है। बटरफ्लाई के जो विंग्स है दिस इज एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और यहाँ जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो अलग तरीके के स्केलेटन एंड उसके ऊपर फेदर वगैरह वगैरह, ठीक है। फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड दोज ऑफ पेंगुइन्स, दोनों के जो फ्लिपर्स होते हैं, दोनों का काम यहाँ पर स्विमिंग का ही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वेल है वो कार्डेट मेमेलिया है, और जो पेंगुइन है वो एक तरीके का मतलब बर्ड है, सॉरी। ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन एंड दोज ऑफ पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन। दोनों ट्यूबर है, ठीक है, दोनों स्टार्च स्टोरिंग का काम करते हैं। भाई जो स्वीट पोटैटो है वो भी स्टार्च स्टोरिंग का काम करता है, और पोटैटो है वो भी स्टार्च स्टोरिंग का काम करता है। दोनों ट्यूबर ही है, लेकिन जब हम स्वीट पोटैटो के बारे में बात करेंगे तो वो रूट मॉडिफिकेशन में आएगा। किस में आएगा? वो रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो। और जो सिंपल पोटैटो जिसके बारे में बात करते हैं हम, तो पोटैटो ट्यूबर दैट इज़ द स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो their structure is quite similar, but their function is quite similar. फंक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, या डिफरेंट ग्रुप का ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर ये बटरफ्लाई और ये बर्ड्स, तो बटरफ्लाई यहाँ पर नॉन कॉर्डेट है और बर्ड्स जो है वो कॉर्डेट है। तो दो अलग अलग ग्रुप हो गया, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, लेकिन इनके ऐसे कुछ ऑर्गन है जो एक जैसा काम करते, एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये डिफरेंट रेडिएशंस दो अलग अलग ग्रुप से आती है और एक जगह पर पॉइंट होता है इनका, तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ, ये कन्वर्जेंट हुआ। तो दिस एनालोगस ऑर्गन्स आर द वी कैन से एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंस एनालॉजी is the result of convergent evolution where similar habitat conditions have selected similar adaptive features, ठीक है। जो यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन वो एक सिमिलर हैबिट में रहते हैं, इसलिए उनके पास में एक जैसा ही एडाप्टिव फीचर होगा। जैसे वापस से उनके बारे में बात करें, बटरफ्लाई के बारे में और बर्ड्स के बारे में बात करें, तो बटरफ्लाई और बर्ड्स जो हैं ये दो डिफरेंट ग्रुप के हैं, लेकिन भाई दोनों को उड़ना है, तो अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई इस तरीके से कर लिया कि द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर कैपेबल टू फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक डेफिनेट कंडीशन में इन्होंने अपने ऑर्गन्स को या अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो इस तरीके से
ये एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है जो 2 डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटी को शो करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाएंगे पार्ट 3 आज का जो हमने देखा है वो मैक्सिमम 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, और यदि आती है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे और फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।